नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर में। इस खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी के साथ-साथ अन्य एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें और आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो इसे अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, जिससे कि हमारी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और बढ़ सके। आइए तो सबसे पहले देखते हैं प्रमुख करंट अफ़ेयर्स का। ज़िम्बाब्वे में 14 साल की बच्ची की कथित तौर पर प्रसव के दौरान मौत होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने कम उम्र में जबरन विवाह कराए जाने की निंदा की है। इस मौत से सोशल मीडिया और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं में जोरदार गुस्सा देखा गया है। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार उत्तरी गोलार्ध के एक जलवायु यंत्र अटलांटिक मेरिडियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन अर्थात एएमओसी के काफी कमजोर होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसके परिणामस्वरूप विश्व के मौसम में व्यापक बदलाव हो सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और सफाई कर्मियों के लिए लक्षित समूह के लिए कौशल विकास योजनाओं को आसान बनाने के लिए पीएम दक्ष पोर्टल के मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। वर्ष 2030 तक रेलवे को शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने के लिए भारतीय रेलवे हाइड्रोजन ईंधन आधारित तकनीक पर ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मौजूदा मौजूदा ट्रेनों के पुनः संयोजन करने या रेट्रोफिटिंग करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे एवियन द्वीप की, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में, पेंसुंगला ग्लेशियर के बारे में और साथ ही साथ देखेंगे आईटीबीपी के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उन टॉपिक्स को जो जनरल स्टडीज पेपर 1 से लिंक हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल विवाह की कड़ी आलोचना की गई है। ये टॉपिक का लिंक है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, क्योंकि बाल विवाह न केवल आजकल राष्ट्रीय समस्या है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो चुकी है। तो इसको देखते हैं आखिर इसमें बात क्या है। अगर आधिकारिक आंकड़ों की बात करें, मतलब जो रियल आंकड़े होंगे वो तो उससे कहीं ज़्यादा होंगे, लेकिन जो अभी तक जो रिकॉर्ड किए गए हैं उनकी बात की जाए, तो ज़िम्बाब्वे में हर तीसरी लड़की की शादी क्या होती है 18 साल से पहले की जाती है। ये ऐसा नहीं कि ज़िम्बाब्वे के हालात हैं, ये हालात पूरे वर्ल्ड के हैं, उसमें ज़िम्बाब्वे एक हिस्सा है। अगर पूरे विश्व की बात की जाए, तो यहाँ पे लगभग 120 करोड़ लड़कियों का उनके बचपन में विवाह कर दिया जाता है। अगर क्षेत्र वाइज़ देखा जाए, तो अफ्रीका के उपसारा क्षेत्र की बात की जाए, तो यहाँ की जो 35% युवा महिलाएँ हैं, उनकी शादी 18 साल से पहले की दी कर दी जाती है। दक्षिण एशिया के अगर स्थान की बात करें, वहाँ पे 30% लड़कियाँ ऐसी हैं जो 18 साल से पहले शादी की जाती है। वहीं अगर लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई देशों, मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका और पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में बाल विवाह का देखें स्तर, तो यहाँ पे थोड़ा निम्न पाया जाता है क्योंकि थोड़ी डेवलप्ड कंट्री हैं। अगर इनकी चिंता की बात की जाए कि इसमें मेन चिंताएँ क्या हैं, सबसे पहला क्या है, ये मानव अधिकारों के मूलभूत उल्लंघन करती हैं, क्योंकि मानव अधिकार 18 साल से कम उम्र की विवाह को गलत मानता है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 21 साल। अगर आप बात की जाए तो ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जो बाल विवाह हो रहा है उनमें सबसे ज़्यादा कौन पिस रही हैं, वो पिस रही हैं लड़कियाँ। तो ये उनके लिए क्या है कि लैंगिक जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी बात करता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए, तो अगर कम आयु में अगर लड़कियों की शादी करेंगे, तो वो प्रेगनेंसी के अलावा उनको सामाजिक अलगाव से भी गुज़रना पड़ता है, जिससे उनकी क्या होती है, स्कूली शिक्षा तो बाधित होती है, साथ ही साथ वो कोई बिज़नेस करने में भी आगे नहीं आ पाती हैं, वो भी उनके जो रास्ते होते हैं वो सीमित हो जाते हैं। कुल मिलाकर क्या होता है, एक लड़की के ऊपर संपूर्ण विकास का संकट आ जाता है। अगर बाल विवाह लड़कियों का बाल विवाह किया जाएगा, तो उनके जो जो बचपन है, उनसे छीन लिया जाता है। साथ ही साथ उनके जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। कम उम्र में विवाह करने वो उतनी समझदार नहीं होती हैं और साथ ही साथ क्या होता है, वो घरेलू हिंसा का शिकार करती हैं। साथ ही साथ क्या होते हैं, उनकी स्कूल जाने की संभावना, अपने आगे कॉलेज करने की संभावना भी कम हो जाती है। अगर बाल विवाह किया जाए, तो अक्सर ये देखा जाता है कि लड़कियाँ क्या होती हैं, वो कम समय में, कम ही उम्र में क्या हो जाती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, प्रसव के दौरान उनमें उनकी या उनके शिशु की क्या होती है, जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें जच्चा-बच्चा के मरने का खतरा भी कहीं अधिक हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि एक स्वस्थ लड़की क्या करती है, एक स्वस्थ परिवार और स्वस्थ भविष्य का निर्माण करती है। अगर इसको अगर नहीं बाल विवाह को रोका गया, क्या करेगा, ये राष्ट्र स्तर पर प्रभावित करेगा, ना केवल हमारे आर्थिक विकास को, बल्कि सामाजिक विकास को भी इस पे ज़्यादा जोर डालेगा। साथ ही साथ अगर आगे इसी आंकड़े को बढ़ता जाए, तो आगे देखेंगे कि अगले 2030 तक क्या होगा, 120 करोड़ लड़कियाँ और फिर तैयार हो जाएँगी, जिनकी शादी 18 साल से कम में कर दी जाएगी। अगर हम देखें कि बाल विवाह का बढ़ने का मेन कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं होती है। दूसरी क्या है, गरीबी है। तीसरा क्या है, पारिवारिक सम्मान की बात की जाती है। कुछ कहीं पर सामाजिक मानदंड होते हैं, कुछ प्रथाएँ ऐसी होती हैं, कुछ धर्म के रूल ऐसे होते हैं, जहाँ विवाह क्या किया जाता है, वहाँ पे एक सुरक्षा संबंधी धारणा बन गई है। इसके अलावा हमारे देश में और विश्व में भी क्या है, पर्याप्त कानून का अभाव है। साथ ही साथ क्या है, सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली भी यहाँ पे कमज़ोरी की स्थिति को देखा गया है। अगर हम देखें भारत में बाल विवाह रोकने के कौन से कानून बनाए गए हैं,
तो इसके लिए चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929 है, साथ ही साथ इसके प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, जो बाल विवाह निषेध का अधिनियम करता है, एक रूल बनाता है। अगर हम देखें कि बाल विवाह को रोकने की आवश्यकता क्यों है, तो सबसे पहली बात क्या है, हमें सबसे पहले अगर आवश्यकता करें, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसको रोकने के लिए सबसे पहले समाज में जागरूकता बढ़ानी चाहिए, जिससे कि लोग समझ सकें कि शादी करना ही एक उपाय नहीं है, बाकी उसके और भी तरीके हैं जो देश की तरक्की और समाज परिवार की तरक्की के लिए सहायक होंगे। साथ ही साथ क्या होगा, हमें लड़कियों के प्रति सामाजिक मानदंड और दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा। इसके अलावा हमें क्या करना, हमें अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, उनको सुधार करना होगा, सर्विसेज़ में सुधार करना होगा, सामाजिक मानदंड बदलने होंगे और लड़कियों को एक एम्पावरमेंट देने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा हमें क्या करना होगा, शिक्षा के महत्व को और कम उम्र में शादी के दुष्प्रभाव को जोर देते हुए हमें वैल्यू एज बेस्ड जो एजुकेशन है उसको देना होगा। साथ ही साथ सरकार को ये, अगर भारत सरकार की बात की जाए, तो ये साक्षी मलिक, दीपा करमाकर, पीवी सिंधु और मीराबाई चानू जैसी शख्सियतों को भी इस कार्य में शामिल करें, क्योंकि लोग इनको ज़्यादा आइडियल मानते हैं, जितना प्रभावित होते हैं। इन महिला खिलाड़ियों ने क्या किया है, अपने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता अर्जित की है, जो किन्हीं माँ बच्चों के लिए उनकी उपलब्धियां प्रेरणा हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश को क्या करना चाहिए, ऐसे अधिकारियों को, अगर बाल विवाह होता है तो अधिकारियों को तत्काल सूचित करें, उन पे आप रोक लगवाएं, उनको दंड दें, आर्थिक दें या पारिश्रमिक दें, जिससे क्या होगा, इन पे रोक लग सके। आइए बात करते हैं अटलांटिक मेरिडियल ओवर काउंटिंग सर्कुलेशन के बारे में, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इनकी जो संभावनाएं बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे यहाँ पे खतरा बन सकता है, क्या जो मौसम प्रभावित हो सकते हैं। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो ये भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आज जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिक घटनाओं, भौगोलिक विशेषताओं और उनके स्थानों से संबंधित हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है अटलांटिक मेरिडियल ओवर काउंटिंग सर्कुलेशन। अगर जलवायु मॉडल्स के अनुसार बात की जाए, तो पिछले 1000 से अधिक वर्षों में सबसे स्थिति इस टाइम पे कमजोर चल रही है। हालांकि इसमें ये ज्ञात नहीं हुआ है कि एएमसी की कमजोरी जो हो रही है, वो उसकी सर्कुलेशन में बदलाव के कारण हो रही है, या उनमें क्या है, कुछ रेगुलेशन के चेंजेस इसलिए आ रही है। अगर पूरे अटलांटिक मिड ओशियन की इसकी हम देखें सर्कुलेशन, तो क्या होता है, लगभग ये जो भूमध्य रेखा है, उसके बाद क्या होता है, पूर्व से पश्चिम क्या होता है, गर्म जलधारा जाती है और उस ठंडी जलधारा वहां से वापस आती है। ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों साइड में बहती है। तो अगर इसकी बात की जाए, एएमओसी है क्या, ये क्या है, एक समुद्री धाराओं का विस्तृत प्रणाली है, जल धाराओं की, जो उत्तरी अटलांटिक में महासागरीय गर्म जल का प्रवाह करती है, जो उष्णकटिबंध से उत्तर की ओर होता है, और गहरे समुद्र के बाद ठंडे जल का प्रवाह वापस भूमध्य रेखा की ओर होता है। इसका मतलब ये है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे जो गर्म जल होता है वो क्या होता है, वो उत्तरी हिस्से में चला जाता है, इस साइड में, और वहाँ का जो ठंडा पानी है वो कहाँ जाता है, नीचे जाता है, और एक क्या होता है, सर्कुलेशन, ये पूरा एक सर्कल बन जाता है। उसी में क्या हुआ है, इस प्रणाली में कमजोर होने की स्थिति को देखा गया है। अगर इसके समाप्त होने की स्थिति के बारे में बात की जाए, तो ये यदि अटलांटिक भूमध्य रेखा की जो हमारा प्रतिवर्ती जो प्रसंचरण है, अगर ये अंत हो जाता है, अगर इसका सर्कुलेशन रुक जाता है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, जो तापमान जो अभी वहाँ पे गर्म जल धारा जैसे थोड़ा बड़ा होता है, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, कि वो गर्मी बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, आइस को मेल्ट कर देगी, वहाँ के ग्लेशियर्स को मेल्ट कर देगी, जिससे क्या होगा, समुद्री जल स्तर बढ़ेगा। साथ ही साथ यूरोप और उत्तरी अमेरिका की कुल वर्षा में गिरावट, और साथ ही साथ दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के मानसून में परिवर्तन जैसी घटनाएं देखने को हमें मिलेंगी। आइए बात करते हैं पीएम दक्ष योजना के बारे में, जो कि हमारे पिछड़े वर्गों के लिए है। अगर टॉपिक का लिंक देखें, तो ये केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति जो संवेदनशील वर्ग हैं उनके लिए जो कौन सी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं, उससे लिंक है ये। तो इसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। अगर पीएम दक्ष योजना की बात करें, तो पीएम दक्ष योजना की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए, तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना, जिसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2020-21 द्वारा चलाया जा रहा है। इसको जो टारगेटेड समूह हैं, जो बैकवर्ड कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, महिलाएं हैं, उनको क्या जो आपको उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो ट्रेनिंग दी जा रही है, वो किसकी दी जा रही है, अप स्किलिंग की, रीस्किलिंग की, अल्पकालिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, दीर्घकालिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जरिए इनको क्या किया जा रहा है, ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए, कौन इसमें पात्र हैं, तो वो सीधी बात है, एससी, ओबीसी, उनके वंचित जो तबके हैं, उसमें जिसमें ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, या जो एसटी हैं, साथ ही साथ सफाई कर्मी हैं, कचरा बीनने वाले हैं, हाथ से मैला ढोने वाले हैं, ट्रांसजेंडर हैं, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। अगर इस योजना के महत्व और इसकी आवश्यकता की बात की जाए, तो जो हम इन लक्ष्य समूह की बात कर रहे हैं, उनके पास क्या होता है, जो आर्थिक संपत्तियाँ होती हैं, अर्थात उनके पास रुपया होता है, बहुत ही कम होता है, ना उनकी चल संपत्ति होती है, ना अचल संपत्ति होती है। इसलिए क्या होता है, ये लोग क्या होते हैं, हाशिए पड़े होते हैं, और इनमें जब हम जो लक्ष्य समूह को अगर हम आर्थिक एम्पावरमेंट देंगे, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देंगे, तो उनका उत्थान होगा, साथ ही साथ क्या होगा, उनकी स्किल में डेवलपमेंट होगा।
और ज़्यादातर ये लोग जो हैं वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं या फिर ग्रामीण कारीगर हैं, जो क्या है बेहतरीन तकनीक के कारण हाशिए पे चले गए हैं। तो उनको थोड़ा रुपया देके वो भी क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा मेन धारा में आ सकेंगे। इसके अलावा क्या होगा, इसका प्रमुख टारगेट क्या होगा, जो महिलाएँ हैं उनको क्या किया जा सकता है, सशक्त बनाया जा सकता है। जिससे क्या होगा, जो सकल घरेलू मजबूरियाँ हैं उनके कारण क्या चलता है, ये लोग क्या करते हैं, गाँव में रोज़गार कम की वजह से क्या करते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं, जहाँ इनका ना केवल मज़दूरी और रोज़गार कम होता है, साथ ही साथ इनका आर्थिक शोषण भी किया जाता है, उससे भी क्या होगा, रुकावट होगी। आइए बात करते हैं उन टॉपिक्स को जो सामान्य अध्ययन 3 से लिंक्ड हैं। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में हम बात करेंगे। हाइड्रोजन फ्यूल को भारतीय रेलवे क्या करना चाह रहा है, 2030 तक अपने सारे जो अब उसके इंजन हैं, लोको पायलट्स हैं, उनको क्या करना करना चाह रहा है, हाइड्रोजन ईंधन से चलें। और हाइड्रोजन ईंधन का इतना इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी बात की जाए तो सबसे पहले देखते हैं आखिर हाइड्रोजन है क्या। तो हाइड्रोजन को अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये सबसे हल्का और इसकी एटॉमिक नंबर 1 है। साथ ही साथ क्या होता है, इतना हल्का होता है, जो हवा से भी हल्का होने के कारण क्या होता है, जब ये वहाँ वायुमंडल में जाता है तो हवा से ऊपर फैल जाता है, जिससे क्या होता है, इसको जिसका शुद्ध रूप है H2, उसको पाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है, जहाँ पर ऐसा वेसल चाहिए जहाँ टेम्परेचर हाई सहन सके और सॉरी प्रेशर हाई से सहन कर सके और टेम्परेचर मिनिमम एयर माइनस को भी सहन कर सके। एक साथ उसमें दोनों क्वालिटी होनी चाहिए। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली किसमें, जो आपने देखा होगा, जो आपके रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, पीएसएलवी, जीएसएलवी, जो आप उपग्रह लॉन्च होते हैं, उसमें इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अगर बात की जाए तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, इसे गैर जहरीली, उसमें कोई भी धात्विक कण नहीं पाए जाते हैं, कोई स्वाद नहीं होता है, कोई भी स्मेल नहीं होती है, ना कोई रंग होता है। और साथ ही साथ ये क्या क्या होती है, H2 यानी 2 परमाणुओं से मिलकर बनी है। साथ ही साथ क्या होता है, ये जलने में बहुत ही दहनशील है। इसके अलावा क्या होता है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करती है, इसमें शून्य उत्सर्जन होता है, इसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता है ईंधन के रूप में, अर्थात इसमें हानिकारक गैसें नहीं निकलती हैं। अगर इसके प्रयोग की बात की जाए तो ये जो फ्यूल सेल्स हैं उसके उसमें या फिर क्या होगा, जो आंतरिक दहन इंजन है उसमें इसका यूज़ किया जा सकता है। स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन में इसके ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर देखें हाइड्रोजन की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो पृथ्वी की जो अधिकांश हाइड्रोजन है वो क्या होता है, वो जल और ऑक्सीजन के साथ या फिर जीवित और मृत अथवा जीवाश्म जैव भार में कार्बन के साथ मिली हुई होती है। जल में H2 आपको पता होता है, उसमें ऑक्सीजन होती है, दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होती है। साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो हमारे बायोमास है, पेट्रोलियम है और जो आपके पास कोयला है, उसमें इसको देखा गया है। अगर आप बात करें ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने में स्वच्छ हाइड्रोजन उद्योगों की क्षमता की बात की जाए, तो अगर इसमें क्या होगा, अगर हाइड्रोजन फ्यूल का हमने यूज़ किया तो उसका जो बाय प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, वाटर बनेगा ऑक्सीजन से मिलके, जिसके कारण क्या होगा, 100% क्या होगा, प्योर ये होगा ईंधन। साथ ही साथ क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, जो आंतरिक इंजन जो होते हैं, दहन इंजन इंजन होते हैं, जो पेट्रोल के इंजन होते हैं, उसमें क्या होता है, या डीजल इंजन होते हैं, उसमें ये ईंधन के रूप में कार्य करेगा। आप समझ सकते हैं कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस की ऊर्जा को लगभग क्या होता है, 2.5 किलोग्राम जो गैसोलीन की ऊर्जा होती है उसके बराबर ये इसकी दहन क्षमता होती है। अगर इसके प्रयास की बात की जाए कि देश ने क्या प्रयास किए हैं, तो हाल ही में केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री द्वारा 2020-21 के लिए औपचारिक रूप से राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य हरित ऊर्जा संसाधनों से हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। आइए बात करते हैं कुछ छोटे टॉपिक्स की जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला है एविया द्वीप। अगर एविया द्वीप की बात की जाए तो इसे यूबोआ के नाम से भी जाना जाता है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा यूनानी द्वीप है, यूनान के क्षेत्र के अंदर स्थित है। अभी मैं आपको इसको मैप के ऊपर भी दिखाऊंगा। साथ ही साथ क्या है, ये यूरोपस जलडमरू के द्वारा क्या होता है, ग्रीस की मुख्य भूमि से बोआई ओटिया से अलग होता है। एविया द्वीप की अगर चर्चा की बात की, हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनके जंगलों में भी क्या हुआ है, भयंकर आग लगी, जिससे क्या हुआ, चर्चा में है। सबसे पहले देखें ग्रीस कहाँ पे है, तो यूरोप का दक्षिणी भाग है जो इटली है। इटली के अगर पूर्व में जाएंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अल्बानिया, मकदूनिया, बुल्गारिया और उसके दक्षिण में है आपका ग्रीस। और इसी ग्रीस पे क्या है, और यहाँ पे एशिया की सीमा लगी हुई, जो यहाँ पे कौन सा देश है, टर्की। तो इसी में जो ग्रीस है, ग्रीस के अगर दक्षिण हिस्से में बिल्कुल चले जाएं तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एविया द्वीप मिलेगा। एविया द्वीप क्या है, यहाँ पे बोटनिया है, आइलैंड है, इनसे ग्रीनलैंड से अलग हो, सॉरी ग्रीस, यहाँ पे ये अलग हो रहा है ग्रीस से। उसके साथ ही साथ इसमें देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्थ यूबा गल्फ है, साउथ यूबा गल्फ है, केफ कैफरीज है, एंड्रोस को ये अलग करता है। ये द्वीप है, यहाँ पे इनके जंगलों में क्या हुआ है, अभी आग लगी है, जिससे चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। आइए बात करते हैं इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के बारे में। तो इन्होंने क्या किया, अभी हाल ही में क्या हुआ, इनकी जो 2 महिला अधिकारी हैं जिनका नाम है प्रकृति और दीक्षा, उनको क्या किया गया है, जो युद्धक अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ अगर आईटीबीपी की बात की जाए तो यूपीएससी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से 2016 में इन महिला युद्धक अधिकारियों की भर्ती शुरू की गई है। 2016 से पहले इनको नहीं किया जाता था, उससे पहले केवल
कांस्टेबल रैंक की जो महिलाएं लड़ाकू महिलाएं होती थी, उनको इस लड़ाकू लड़ाई जो दस्ता होता है उसमें इनको नियुक्त किया जाता था। लेकिन 2016 में इनको अधिकारी के रूप में भी इनका चयन यूपीएससी द्वारा किया जाने लगा है। अगर आईटीबीपी की बात करें, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की बात करें, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उसके अलावा अगर इसकी बात की जाए, तो ये जो चीन का जो क्षेत्र है, जो स्वायत्त एरिया है तिब्बत, यानी चीन का स्वायत्त जो तिब्बत है, तो तिब्बत के क्षेत्र में भारतीय सीमा की निगरानी करता है और वहाँ पे गश्त करता है, जिससे कि वहाँ घुसपैठ ना हो सके। और इसके गठन की बात की जाए, इसको 1992 में के तहत इसको गठित किया गया है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम के द्वारा। आइए बात करते हैं एनआईए की, अर्थात राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, अर्थात राष्ट्रीय जांच एजेंसी या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके अगर गठन की बात की जाए, तो इसको एनआईए एक्ट 2008 के तहत इसको गठित किया गया है। इसका मेन जो एनआईए के काम होता है, ये आतंकवाद रोधी कानूनी एजेंसी है, और अगर कहीं पर कोई आतंकवादी घटनाएं होती हैं, तो उसमें क्या करती है, ये जाके बिना राज्य की परमिशन के उसमें घुसती है और वहाँ पे उनको नेस्तनाबूद करती है। तो अगर बात करें तो इस 2008 में इसका गठन क्यों किया गया है, इसी टाइम हमारे ताज पे अटैक किया गया था, उसके बाद इसका एक गठन किया गया था, क्योंकि ऐसी कोई तब तक कोई दल नहीं था या कोई भी ऐसा फोर्स नहीं था जो आतंकवाद से सीधा लड़ाई कर सके देश के अंदर। अगर इसकी बात की तो ये भी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। साथ ही साथ 2019 में एक संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा क्या किया गया है, एनआईए को विदेशों में भारतीय और भारतीय हितों को लक्षित करने वाले आतंकी हमलों की जांच करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगर विदेश में कोई भारतीय रह रहा है और उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो वहाँ भी एनआईए क्या कर सकती है, जांच कर सकती है। आइए बात करते हैं पेंसिलुंगपा ग्लेशियर के बारे में। तो पेंसिलुंगपा ग्लेशियर जो है वो लद्दाख में स्थित है, और लद्दाख की जास्कर श्रेणी है उसमें स्थित है। अगर भारतीय मैप को अगर हम यहाँ पे अगर थोड़ा डिटेल में देखें, तो आप देखेंगे कि भारत के उत्तर में अफगानिस्तान है, इधर आपका पाकिस्तान है, फिर वहाँ पे क्या है, चीन है, और चीन का जो स्वायत्त क्षेत्र वो कौन सा है, लद्दाख है। तो यहाँ पे सीन सीन क्या है कि आपको देखें यहाँ पे कि एक कौन सी रिवर जो मेन जो नदी बहती है वो कौन सी है, सिंधु अर्थात इंडस यहाँ पे बहती है। इनकी सहायक हैं, अगर के लेफ्ट राइट हैंड साइड देखें तो श्योक है, नुब्रा है, तो ऊपर साइड में काराकोरम है, उसके नीचे लेह है, और उसके बाद है लद्दाख रेंज। यहाँ पे लद्दाख है जो अभी यूटी बनी है हाल ही में, उसके साउथ में है जास्कर रेंज। तो ये जो बात की जा रही है पेंसिंगलोपा ग्लेशियर के बारे में, तो ये किसकी श्रेणी में स्थित है, लद्दाख की जास्कर श्रेणी में, अर्थात यहाँ पे इस ये जास्कर श्रेणी है यहाँ पे स्थित है। इसके बात की जाए तो यहाँ पे क्या देखा गया है कि अभी आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, और सर्दियों में भी ऊपर से कम बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ये जो ग्लेशियर है वो क्या हुआ है, पीछे खिसक गया है, अर्थात पिघल गया है। जास्कर रेंज की बात की जाए तो इसलिए इसको चर्चा में है कि यहाँ पे क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पेंसिलुंगप्पा जो ग्लेशियर है वो क्या हुआ है, पिघल के उसको पीछे हट रहा है, उसमें कम हो रहा है। अगर जास्कर श्रेणी की बात की जाए, तो ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, जो जास्कर और लद्दाख को अलग करती है। जो मैंने बता दिया, ये लद्दाख है, इधर जास्कर, उसको ये अलग कर रही है जास्कर श्रेणी। साथ ही साथ अगर भूवैज्ञानिकों के रूप में देखा जाए, तो जास्कर श्रेणी क्या है, जो टेथिस सागर था प्राचीन, उसका ये हिस्सा रहा है। लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाला जो मार्बल दर्रा है और अन्य दर्रे यहाँ पर स्थित हैं इस जास्कर श्रेणी में। साथ ही साथ की जाए 13,000 फीट ऊंचा जोजिला दर्रा है, वो जास्कर के एकदम उत्तर पश्चिम में है। तो ये जास्कर है, और यहाँ पे जोजिला दर्रा ये रहा, तो ये उसके उत्तर पश्चिम में 13,000 फीट पर स्थित है। तो ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। तो उम्मीद करता हूँ आज को आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। इसी तरह आप मेरी क्लास जुड़े रहिए। थैंक यू।